हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं पृथ्वी के परिमंडल चैप्टर के अंतर्गत यानी कि भूगोल सब्जेक्ट से मैंने विभिन्न महाद्वीपों के बारे में बताया था। 7 महाद्वीपों के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग जानेंगे महासागर के बारे में, यानी कि जलमंडल के बारे में। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं। हम लोग जिस ग्रह पे रहते हैं उस ग्रह का नाम क्या है? वो पृथ्वी है। उसे नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग स्थल भाग से क्या है? वो घिरा हुआ है। यानी कि 71% भाग जल है और 29% भाग क्या है? वो स्थल है। पूरे पृथ्वी को अगर हम 100% मानते हैं तो उसमें 71% जल और 29% क्या है? वो स्थल है। और इनमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित है। यानी कि जल जहाँ जहाँ है, जल की जहाँ जहाँ मात्राएं हैं, जो भी वाटर बॉडीज है, वो महासागर है। नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ और भूमिगत जल यानी कि जमीन के अंदर जो जल है एवं जल वायुमंडल की जलवाष्प। वायुमंडल में भी जल की मात्रा होती है, वो हम सभी जानते हैं, वह जलवाष्प के नाम से जाना जाता है। ये सभी जगह जल है। और पृथ्वी पर जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। वह बहुत खारा होता है। यानी कि 71% जो भाग जो जल है पूरे पृथ्वी पर, उससे अगर हम लोग 100 मानते हैं, 100% मानते हैं, तो उसका 97% भाग वह कहाँ है? महासागरों में है, जो कि खारा। खारा का मतलब क्या होता है? जो लवण जल होता है, जो कि नमकीन होता है, जो पीने योग्य नहीं होता है और जिससे नमक तैयार किया जाता है। तो वह जल जनरली मनुष्य के लिए वह किसी काम का नहीं होता है। यानी कि पीने योग्य उसे हम लोग नहीं बना सकते हैं। और जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। अलवण जल का मतलब क्या हुआ? जिसे मृदु जल कहते हैं या मीठा जल कहते हैं या पीने योग्य जल भी कहा जाता है। तो बहुत कम मात्रा में यह पृथ्वी पर पाया जाता है, जो कि मनुष्य के इस्तेमाल में बहुत न के बराबर कम आता है। जो कि भूमिगत जल है, जिसे हम लोग पीने के योग्य जल के रूप में उसे ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और कुछ और भी जगहों पे लवण जल यानी कि मृदु जल है, लेकिन वह हमारे पहुंच से काफ़ी दूर है। जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में लवण जल पाया जाता है, मृदु जल पाया जाता है, लेकिन वह इतना दूर है, इतना वहाँ बर्फ़ रहता है कि मनुष्य के पहुँच से वह उसे दुर्लभ माना जाता है। वही हम लोग महासागर की बात करें तो महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। गतिशील का मतलब उसमें हमेशा किसी न किसी तरह का गति होता रहता है, उसमें मूवमेंट होता रहता है। तरंगे ज्वारभाटा एवं महासागरीय, यहाँ पर महासागरीय धारा होगा, ये जल नहीं होगा यहाँ पर महासागरीय धारा होगा। यानी कि 3 तरंगे, ज्वारभाटा तथा महासागरीय धाराएँ, 3 मुख्य गतियाँ है। वो क्या है? महासागरीय जल की। तो कितने मुख्य गतियाँ है महासागर की? तो तरंगे, ज्वारभाटा एवं महासागरीय धाराएँ, 3 मुख्य गतियाँ है। 5 महासागर है इस पूरी पृथ्वी पर। यानी कि जो भी बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज है ओशन से, उसे हम लोग 5 भागों में बांट दिए हैं। और पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर और 5वां है आर्कटिक महासागर। वही हम प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, यानी कि जो भी महासागर है उस सबों में सबसे बड़ा महासागर कौन है? वो प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, यानी कि लगभग वृत्ताकार, पूरा तो नहीं है लेकिन लगभग वृत्ताकार यानी कि गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। यानी कि इसके अगल बगल में कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? वो एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, इसके चारों ओर क्या है? वो स्थित है। यहाँ देखिए दोस्तों, जो भी आपको नीला यानी कि ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, सभी क्या है? ये महासागर है, यानी कि जलीय पार्ट है पृथ्वी का। और यही है प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है। और हमने जो पिछली वीडियो में जो भी कॉन्टिनेंट यानी कि महादेश के बारे में पढ़ा था, ये सभी क्या है? ये महादेश है। वही दूसरा जो महासागर अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर जो भी महासागर है उसमें सेकेंड स्थान पर आता है, यानी कि बड़ा में। यानी कि सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। और दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर है। यह एस आकार का दिखाई देता है, यानी कि देखने में आकृति में यह एस आकार का दिखाई देता है। और इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं
दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। इसके तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित का मतलब ये होता है कि उसके जो तटीय भाग है वो हमेशा वो समतल नहीं है, बराबर नहीं है, ऊपर नीचे उठा हुआ भूमि है, ज़मीन है। और यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा, वही अनियमित मतलब जो निश्चित नहीं हो, उसका भूमि ऊपर नीचे उठा हुआ हो। दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श माना जाता है एवं व्यापार की दृष्टि से यह व्यस्त महासागर यानी कि विश्व का जो भी महासागर है उसमें सबसे व्यस्तम महासागर है और व्यापार की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है, तो वह है अटलांटिक महासागर। उसका जो तटीय भाग है वह सबसे व्यस्तम जगह है वो व्यापार के मामले में। अब हिंद महासागर, तो क्वेश्चन कई बार आता है कि वह कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया, भारत के नाम पर रखा गया, तो कौन है वो हिंद महासागर है। हिंद महासागर है जिसका नाम इंडिया के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। यह त्रिभुजाकार है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद महासागर देखने में कैसा है, उसका आकार कैसा है, लगभग त्रिभुजाकार है। और अटलांटिक महासागर वो देखने में एस आकार का है। और हिंद महासागर इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। वही आर्कटिक महासागर की हम बात करें तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, यानी कि ये ध्रुवीय प्रदेश में ध्रुव के आसपास ही है। और यह इस ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ, यानी कि जो ध्रुव है उत्तर ध्रुव है, उत्तर ध्रुव के चारों ओर ही ये क्या है आर्कटिक महासागर ये फैला हुआ है। तो उत्तर ध्रुव में क्या आ गया, ये आर्कटिक महासागर आ गया। और वही हम दक्षिणी ध्रुव की हम बात करते हैं तो वहाँ पर चारों ओर कौन सा फैला हुआ है, वो जो महादेश है अंटार्कटिका महादेश है वो है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। छिछला मतलब जहाँ कम पानी हो, यानी कि यह प्रशांत महासागर से ही छिछले भाग से संकरे भाग से जुड़ा हुआ यानी कि पतले भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो वो क्वेश्चन आता है कि बेरिंग जल संधि कौन कौन से महासागर से जुड़ा हुआ यानी कि कौन दो महासागरों को जोड़ता है, तो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। यह उत्तर अमेरिका की उत्तरी तट तथा एशिया से घिरा हुआ है। दोस्तों हम लोग वायुमंडल के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में जान लिया, हम लोग वायुमंडल के बारे में जानेंगे। वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहा जाता है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों से घिरी हुई यानी कि गैस के एक परत से घिरी हुई है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जाना था। और यह लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला हुआ है, यानी कि वायुमंडल जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और वायुमंडल को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयमंडल एवं बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% है। यानी कि जितने भी हवा है वायुमंडल में उसका 99% भाग ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का भाग है। और जो आयतन के हिसाब से जो गैसों की जो मात्रा कंट्रीब्यूशन है वायुमंडल में वह नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% एवं अन्य गैस जो भी गैस बचते हैं वो सभी 1% में आते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसे जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। पता ही है आप लोगों को, हम लोग सांस लेने में श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। और जबकि नाइट्रोजन वृद्धि के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। और आप लोगों को पता भी है कि नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। पौधों के लिए भी, जो कि डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधा नहीं ले पाती है, वो मिट्टी के माध्यम से लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधे जो उसका जो अपना जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को वो प्रयोग में लाती है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल जो है चारों ओर से पृथ्वी पर दबाव डालता है, जिसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो हमेशा संतुलन में रहता है। टेम्परेचर है और बैलेंस बना रहता है, हर एक चीज़ का यहाँ पर बैलेंस बना रहता है उसके वायुमंडल के दबाव के कारण है।
वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा बहता है। ये वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा बहता है, जिसके कारण हम जो हवा में जो है वो मूवमेंट भी आता है। और गतिशील वायु को हम लोग पवन कहते हैं। पवन का मतलब होता है जो गतिशील हो, जो भी वायु गतिशील अवस्था में आता है जिसमें मूवमेंट तेज़ी से आता है वही पवन कहलाता है। आगे हम लोग जीव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ाई था कि जीव मंडल जो तीनों स्थल मंडल है, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों के सम्मिश्रण को, उसके एक सीमित क्षेत्र को उसको जब मिलाते हैं एक जगह तो वह जीव मंडल बनता है। और जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, जंतु जगत एवं पादप जगत। अब जंतु जगत में तो जो भी पशु पक्षी, जीव जंतु, जो मनुष्य है, जो भी कुछ आया सब जीव जंतु में आ गया, जीव जगत में आ गया। और पादप जगत का मतलब होता है जो भी जो पेड़ पौधा हुआ, छोटा बड़ा जो भी पेड़ पौधा हुआ, ये सभी पादप जगत में आता है। तो ये हुआ जीव मंडल के दो भाग। वही कुछ प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन है? तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जीवमंडल। और पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम कौन है? तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। दोस्तों यह एक रिवीजन के तौर पर मैं इसे समझता हूँ कि हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा था उसका ये अभ्यास है, ये रिवीजन रिपीटेशन भी हो जाएगा इस चैप्टर का। 2 महाद्वीपों का नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 2 ऐसे महाद्वीपों का नाम बताना जो दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से है। तो एक ऑस्ट्रेलिया है और एक दक्षिण अमेरिका है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताना है। तो वायुमंडल की विभिन्न परत कौन कौन? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, और मध्यमंडल है, आयन मंडल है, और कौन है? बहिर्मंडल है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लास 6 के हिसाब से जैसा है वैसा ही मैं यह नोट्स बनाया हूँ, और आगे क्लास में इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ना है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसकी 1/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है क्योंकि यहाँ ज़्यादा देश उत्तरी गोलार्ध में ही हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध 2 गोलार्ध है पृथ्वी के। तो जो उत्तरी गोलार्ध है इसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, मैं बताया भी था। और सबसे यानी कि ज़्यादा जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में ही है, ज़्यादा देशों की संख्या भी यहीं पर है। और जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ जीवन जीने के लिए मौजूद सभी चीज़ यानी कि जल, स्थल तथा वायु तीनों है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो कौन सा है? वो है यूराल है। और उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो क्या है? वो स्थल संधि से वो जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किसका है? 78% नाइट्रोजन का है। और पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ होता है? तो ठोस चट्टानों को क्या होता है? वो थल मंडल होता है या स्थल मंडल कहते हैं उसे। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया होगा। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में कौन है? मैरियाना गर्त है, मैरियाना गर्त। उसके बाद डैश महासागर का नाम एक देश के नाम से रखा गया है, तो कौन है? हिंद महासागर, जिसका नाम भारत देश से रखा गया है, भारत देश के नाम पर। डैश स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, तो कौन हो जाएगा? वो जीव मंडल हो जाएगा। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो वो है माउंट एवरेस्ट है। अगले दिन के लिए दोस्तों आज का सवाल है, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पिछले वीडियो में जो मैंने सवाल पूछा था कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, तो वो होता है 21 मार्च। 21 मार्च को
21 मार्च को ये जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्ट विषुवत वृत्त पर वो पड़ती है। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, और जैसे अभी तो मैं सामाजिक विज्ञान का नोट्स लेकर आपके सामने हमेशा आता हूँ, अगर साइंस का भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं।